नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं वह पार्ट 4 लेकर। वह पार्ट 4 के अंतर्गत हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले भाग में हमने समझा कि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ना। हम कहाँ पर हम कर्ता एक वचन होगा, कहाँ कर्ता बहुवचन होगा, कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी, तो 10-12 परिस्थितियां हमने वहां पे पढ़ ली हैं। तो अभी हम इसका अगला पार्ट करने जा रहे हैं। अगले पार्ट के अंदर हम कुछ बचे हुए जो नियम है उनका अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो इसके अंदर सबसे पहले हम 11वें पॉइंट को ले लेते हैं, है ना। 11वें पॉइंट से ही शुरू करेंगे हम इसको, है ना। यदि वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, बट आल्सो तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट को बताइए, यानी कि मैंने बताया ना, जहाँ नॉट ओनली बट आल्सो आता है वहां पर हम जो क्रिया यूज करेंगे वो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम क्रिया यूज करेंगे। हम पहले भाग में समझ चुके हैं इसको अच्छे से, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो में ये चीज रहेगी कि बट आल्सो के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको क्या करनी है, क्रिया भरनी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम प्लेइंग, नॉट ओनली आई बट आल्सो ही इज प्लेइंग, नॉट ओनली आई बट आल्सो माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन के अनुसार आएगी। नॉट ओनली राजू बट आल्सो हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स बहुवचन है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, बहुवचन के अनुसार आएगी। ये हम पहले भाग में ये चीज पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये थोड़ा रिकैप था। 12वां वर्ड देखिए, बोथ हैंड। बोथ हैंड का मतलब ही, बोथ का मतलब ही दो होता है यार, सीधी सी सिंपल सी बात है कि बोथ का मतलब ही क्या होता है, दो, है ना। तो इसका मतलब दो का मतलब करता बहुवचन है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, बोथ के, यानी कि दो के अनुसार आएगी, दो के अनुसार बहुवचन के अनुसार आएगी, सिंपल सी बात है। तो बोथ गोपाल एंड सुमन, है ना, सुमन और गोपाल दोनों दो की बात हो गई। बोथ राम एंड मोहन दो की बात होगी। आर वेरी रिच मैन या आर माई फ्रेंड्स, जो मर्जी लगा दो, लेकिन जो क्रिया वो क्या रहेगी, बहुवचन के अनुसार ही आएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये तो था पीछे वाला रिकैप। आगे वाला शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ग्रामर आपको पूरे साल पढ़ाने वाले बच्चों, निश्चिंत रहिए आप। हम ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे बल्कि आपको हम ट्रांसलेशन भी सिखाएंगे, जो कि एलडीसी वगैरह के एग्जाम में या जो हेडमास्टर एग्जाम जो होते हैं, डिटर्मिनेशन, सब ये छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स आते हैं, कोई वो चीज नहीं आती। और जहाँ डीप ग्रामर की बात आती है तो हमने पिछले जो पार्ट 2 था इसका वर्ब का, उसके अंदर प्रताप जी सर ने जब लिया था वर्ब को, तो वो उन्होंने सीरियल वगैरह में जैसे आता हो रहा था वो पूरा उन्होंने बताया था, वो डिटेल से बताया था। और पहले पार्ट में मैंने आपको वर्ब पूरी डिटेल से बताई थी, आपको समझाई थी कि वर्ब क्या होती है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 13, आगे बढ़ते हैं। तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, है ना। अब मान लो वाक्य में एडजेक्टिव से वाक्य शुरू हो जाए, लेकिन एडजेक्टिव किसके रूप में यूज हो रहा है, नाउन के तरह यूज हो रहा है। एडजेक्टिव जब किसके तरह यूज हो, नाउन की तरह। तो याद रहे मैं, तो जब एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज होगा तो उसके साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। ये कंपल्सरी है क्योंकि डिग्री हो जाती है, और डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो वहां पर द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिग्री की बात नहीं है, एडजेक्टिव की बात नहीं है, यानी कि क्वालिफाइंग नाउन, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो हमें उसके साथ द का प्रयोग लगाने की वो स्थिति विशेष हो जाती है, यूनिक स्थिति हो जाती है। तो वहां पर जब चीज यूनिक हो जाती है तो वहां पर हम, आपको पता है यूनिक चीजों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो द का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के साथ, तो वो किसके रूप में काम करने लग जाएगा, वो नाउन के रूप में काम करने लग जाएगा। लेकिन उस नाउन को हम लोग क्या मान के चलेंगे, बहुवचन मान के चलेंगे, एक वचन कभी भी नहीं मानेंगे। यानी कि ऐसा नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की तरह काम करे, हम उसको हमेशा क्या मान के चलते हैं, बहुवचन ही मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, बहुवचन। तो क्लियर हो गई होगी बात कि ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की तरह यूज हो और जिसके साथ द का प्रयोग किया गया हो, हम उसको हमेशा बहुवचन की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे द रिच, द पोएट, द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट। अब द रिच मैन कर दो, द रिच, द पुअर मैन कर दो, द ओल्ड मैन कर दो, द यंग बॉयज कर दो, द वाइज गर्ल लेडी कर दो,
द डेड पर्सन कर दो, द स्ट्रॉन्ग मैन कर दो, द वीक मैन कर दो, द ऑनेस्ट वुड कटर, कुछ भी लगा दो ना आगे नाउन, लेकिन है तो ये एडजेक्टिव ही। एडजेक्टिव का प्रयोग अगर हम नाउन की तरह करने लग जाएंगे, नाउन की तरह करेंगे तो वो क्या रहेगा, बहुवचन ही रहेगा। तो पहला वाक्य देखिएगा बच्चों कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, रिच हमेशा खुश नहीं होते। जैसे कि हम मानते हैं हमारी हर आदमी अमीर बनना चाहता है, सोचा अमीर होंगे, सब कुछ पैसा होगा, खरीद लेंगे, वो कर लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे। क्या जितने अमीर है सारे खुश है? नहीं बच्चों, सारे अमीर हैं वो सारे खुश है नहीं है, क्योंकि पीड़ा दुख ये तो सिर्फ एक किसी के क्या है, दो पहलू है, कभी हेड कभी टेल। इसका पैसे से कोई लेने देना नहीं। हाँ ठीक है कि पैसा भगवान तो नहीं, पर खुदा की कसम भगवान से कम भी नहीं, ये किसी विद्वान ने लाइन बोली थी। ठीक है, ये कलयुग है, कलयुग में पैसा भगवान के समान ही पूजा जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ हर चीज, फिर भी मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है मेरी नजर में। तो अगर पैसा सब कुछ होता तो अमीर हमेशा खुश होते, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, खुश होते, तो लोग आत्महत्याएं और ये क्यों करते। द यंग इन दिस फैमिली, तो यंग जो है, यंग का पूरा एक समुदाय हो गया, युवा जो लोग हैं वो बहुत ही क्रूर हैं। द वाइट डोंट किल, बुद्धिमान लोग कभी झगड़ा नहीं करते हैं। द डेड वर वर्शिप्ड, और जो मृत लोग हैं वो कभी भी पूजा नहीं करते हैं। तो समझ में आ गई होगी। अभी जैसे अमेरिका का उदाहरण ले तो द निग्रोज, ना द निग्रो मैन डू नॉट हेट द वाइट, या द वाइट हेट द ब्लैक। जैसे भी फ्लॉयड के साथ हुआ, हम सभी देखते हैं यार, एक निष्पक्ष सत्याग्रह, ठीक है, अगर वो अपराधी भी था तो कोर्ट में केस चलना चाहिए था ना यार, कुछ किया भी था तो, लेकिन इस तरह से किसी को हाथ के नीचे या पैर के नीचे दबा के मार देना तो गलत ही होता है ना। तो वहां पे तो अमेरिका में खैर इतिहास है कि जब जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो वहां पर वो अश्वेत लोगों को अधिकार मिलते ही हैं, लेकिन इसके लिए उनको शायद की कुर्बानियां चुकानी पड़ती है। तो उस कुर्बानी के अंदर शायद जो कुर्बानी के रूप में शायद जो प्रकृति है उसने जो फ्लॉयड है, फ्लॉयड का बलिदान लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बेटो आपको बता दूं कि ये स्थिति केवल एक अमेरिका के नहीं है, ये स्थिति हर देश के अंदर कतिपय मिली जाती है। अगर आप सोचेंगे कि यार मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा नहीं होता होगा, तो बेटा मुस्लिम कंट्रीज में भी ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे सिया सुन्नी का झगड़ा चलता है ना। हम कहते हैं हिंदू धर्म में, ऐसे तो हिंदू धर्म में तो हजारों कास्ट है जहाँ पे झगड़े चलते रहते हैं, है ना। हर कास्ट अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बताती है ना। उसी प्रकार क्रिश्चियन में ऐसा नहीं, क्रिश्चियन में भी होता है ऐसा, है ना। जैनिज्म में भी ऐसा होता है, बौद्धिस्ट, बहुत सब जगह ऐसा होता है। सब एक दूसरे से नफरत करते हैं लोग, है ना, एक दूसरे के साथ, क्योंकि प्रकृति ने मेज जैसा बनाया। लेकिन भगवान ने जब बना के भेजा तो हमें इंसान बना के भेजा था, उन्होंने हमें जाति में बांटा नहीं था, लेकिन इंसान है कि उसने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वर्गों में, जातियों में इस तरह से बांट दिया। तो एक ग्रुप की जब बात करेंगे, जहाँ एडजेक्टिव के रूप में हम इनको प्रयोग द जैन कर दिया तो भी वो बहुवचन माना जाएगा, द बौद्ध कर दिया तो बहुवचन माना जाएगा, द जाट कर दिया तो भी बहुवचन माना जाएगा। इस प्रकार से एडजेक्टिव रूप में अगर नाउन यूज होता है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे। नंबर 14, अगर मान लो वाक्य में एज वेल एज, डिसाइड विद, टुगेदर विद या अलोंग विद जैसे प्रेपोजिशंस आए, है ना। एज वेल एज तो खैर ये जो है कनेक्टिव है ना, कंजक्शन है ना। तो अगर ये आए तो याद रहे क्रिया जो है वो इसमें पहले कर्ता के अनुसार आती है। इनसे पहले जो नाउन होता है क्रिया हमेशा उसी के अनुसार आती है। यानी कि मान लो एज वेल एज आ गया तो एज वेल एज के बाद के, से मतलब ये है क्रिया हमेशा जो इसके पहले जो नाउन है उसके अनुसार आएगी। वही सब डिसाइड में, वही ऑल टुगेदर में, वो अलोंग विद में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आई एज वेल एज, आप यहाँ पे देखेंगे पहला वाक्य कि आई एज वेल एज माई मदर, है ना, टेकिंग फूड। तो अगर यहाँ पे वो क्रिया भरनी पड़ेगी तो क्रिया जो है वो हमें पहले कर्ता के अनुसार भरनी पड़ेगी, है ना। यू एज वेल एज आई, तो यहाँ पर यू एज वेल एज आई, तो यू के अनुसार आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, है ना।
कहता है कि जो ही, कहता है कि जैसे ही है, इसका एज वेल एज कर कि आई एज वेल एज माई मदर, यानी कि मैं जैसे ही मेरी माता जी एम टेकिंग फूड, कहता है मैं माता की तरह क्या ले रहा हूँ, फूड ले रहा हूँ। वही चीज है यू एंड आई, है ना, जैसे तुम जाते हो वैसे मैं जाता हूँ। तो सी एज वेल एज हर ब्रदर, वही चीज यहाँ पर आ गई, टेकन टी, है ना। द लीडर विद हिज फॉलोअर्स, वही बात है, लीडर एक वचन है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, एक वचन के अनुसार ही आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज 2 पॉइंट पढ़े कि पहला एडजेक्टिव को अगर नाउन के यूज करोगे दा लगाएंगे साथ तो बहुवचन माना जाएगा। उसी प्रकार से एज वेल एज, बिसाइड, विद, टुगेदर विद और अलोंग विद होगा तो उसमें जो क्रिया आप लगाएंगे वो पहले कर्ता के अनुसार लगाएंगे, वाक्य में जो शुरुआत के अंदर जो सब्जेक्ट था उसी के अनुसार वो लगेगा, है ना। आ गया समझ में चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 15, अगर बात आती है कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन अगर कहीं पर भी आता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हमेशा एक वचन मान के चलना है। कलेक्टिव नाउन को क्या मान के चलना है हमेशा, कलेक्टिव नाउन को हमेशा एक वचन, कलेक्टिव नाउन को हमेशा एक वचन ही मान के चलना है। ये ही फाइनल चीज बता दी आपको कि उसमें कलेक्टिव नाउन के अंदर एग्जांपल देना चाहूं तो पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सीनरी, मॉब, क्राउड, ये जो शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा को, क्योंकि ये एक इकाई होती है, समूहवाचक संज्ञा का मतलब एक समूह हो गया, समूह को हम हमेशा एक इकाई मान के ही चलते हैं। और जब हम एक इकाई मानेंगे तो क्रिया क्या आएगी, एक वचन के अनुसार ही आएगी, है ना। तो द पब्लिक, पब्लिक जो है वो एक इकाई हो गई तो किसका प्रयोग करें, हैज का। राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंट, उसको पता होना चाहिए कि पैसा खर्च कैसे किया जाता है, जनता को पता होना चाहिए। द आर्मी ऑफ इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है, आर्मी भारत की बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना चाइना 1962 वाली गलती दोहरा देता, है ना। लेकिन इस बार उसने अगर ये दुस्साहस किया तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, दुनिया में तो बदनाम है ना। द आर्मीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान, अब याद रहे द आर्मीज ऑफ, यहाँ पे एंड का प्रयोग है ना, एंड का प्रयोग है तो इसका मतलब क्या है, ये बहुवचन हो गया, दो, पाकिस्तान और इंडिया की दो की आर्मी की बात हो रही है इसलिए। द क्लास, क्लास क्या है, बहुवचन है, क्योंकि एक टीम, टीम क्या है, क्लास क्या है, एक वचन है। क्लास एक वचन ही माने, क्योंकि क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं, बहुवचन मान सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कोई भी समूहवाचक संज्ञा जो है वो एक इकाई होती है, एक इकाई होती है, तो वहां पर क्रिया किसके अनुसार आएगी, एक वचन के अनुसार आएगी, है ना। द टीम, टीम भी एक इकाई हो गई तो हैज आएगा। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या हो गई, एक इकाई हो गई, है ना। ए ग्रुप ऑफ 50 रॉबर्स, अब ग्रुप है, ग्रुप की बात करेंगे तो वो रॉबर्स का ग्रुप है तो एक ही ना। मॉब ऑफ स्टूडेंट्स, मॉब का मतलब भीड़, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की भीड़, तो भीड़ तो एक इकाई हो गई ना, एक इकाई जहाँ पे होगा वहां पर हम जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन के अनुसार रहती है। वह किसके अनुसार आती है, वहां पे एक वचन कर्ता के अनुसार आती है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, इस तरह के बहुत से शब्द आ जाते हैं। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, अपवाद है कि पुलिस, पीपल और कैटल, अगर ये कलेक्टिव नाउन ग्रुप में आते हैं तो ये हमेशा बहुवचन माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है इसके अंदर कि पुलिस, पीपल और कैटल ये हमेशा बहुवचन माने जाते हैं। पुलिस आर सर्चिंग द थीफ, पुलिस जो है थीफ को क्या करे, मतलब पुलिस के जवान, पुलिस का मतलब एक इकाई की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे पुलिस के जवानों की बात करते हैं हम लोग, तो जवानों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसको क्या मान के चलेंगे, बहुवचन मान के चलेंगे। पीपल डैश हैप्पी एट द न्यूज, कि जो लोग हैं वो ये खबर सुनकर बहुत ही खुश थे, तो लोग तो ये एक व्यक्ति से एक इकाई तो था नहीं, बहुत सभी लोग थे, खुश थे। जैसे मान लो अब कोरोना के ऊपर हमने विजय पा ली, भारत के अंदर बहुत कम होती तो ये कोरोना की वैक्सीन इजाद हो गई, है ना, तो ये जान के थोड़ी खुशी भी होती है ना। अगर मान लो हमारे जो आयुर्वेद है, देसी दवाइयां उनका इस्तेमाल करें तो कोरोना से हम बचे रह सकते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं। कैटल डैश गोइंग टू द फॉरेस्ट, कैटल के अंदर कोई एक जानवर तो होता नहीं है, अनेक जानवर, तो उसको इकाई न मान के हम उसको क्या मानेंगे, बहुवचन मानेंगे। ये एक्सेप्शन रहेगा इसके अंदर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात और आप गांठ बांध लें इस चीज को कि कमेटी और ज्यूरी जो शब्द है ये
ये भी एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी समस्या रहेगी कि अगर यहाँ समस्त सदस्यों से अगर हमारा अर्थ लें तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और समस्त सदस्यों से मतलब नहीं ले तो यहाँ पे क्या आएगी, बहुवचन क्रिया आएगी। यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा एक समस्या है। समस्या को ध्यान रखना कि अगर हम ऐसे सारे लोगों से ले, जो लोग वहां पर हैं, तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, एक वचन उसको मानकर क्रिया एक वचन कर्ता के अनुसार आएगी। लेकिन अगर हम समस्त सदस्यों से उसका मतलब न माने, है ना, तो वहां पर हम उसको क्या मानेंगे, फिर बहुवचन मानेंगे, बहुवचन कर्ता मानेंगे और उसके अनुसार ही क्रिया आएगी। द कमेटी इज कंसिडरिंग और द मैटर, इस मैटर में कमेटी जो है वो विचार विमर्श कर रही है, इस मामले को देख रही है, कंसिडर कर रही है। तो कमेटी यहाँ पर एक इकाई हो गई, लेकिन द कमेटी दैट डिवाइडेड, अब कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो डिवाइड थे। तो कमेटी मतलब एक मत से कुछ है तो कमेटी एक वचन हो गया। लेकिन अगर वहां पे कमेटी के अंदर जो लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, है ना, तो फिर वहां पर वो अलग अलग सदस्यों की बात करें तो वहां पर कमेटी जो है वो किस में डिवाइड हो गई, वो अलग अलग मेंबर में अलग अलग राय हो गई, तो उसको हम क्या मानेंगे, फिर बहुवचन मानेंगे। याद रहे, तो वहां पे जो क्रिया वो बहुवचन के अनुसार ही आएगी। क्लियर होगी ना बात आपको। यही बात ज्यूरी के साथ लागू होती है। अगर मान लो ज्यूरी है, सभी एक बात से सहमत हैं, तो उसको एक वचन मान लोगे। अगर सहमत नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, बहुवचन मान लेंगे। द कमेटी रेज देयर हैंड्स टू वोट यस, कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने अपने हाथ उठाए यस में वोट देने के लिए। तो यहाँ पे कमेटी के लोग अलग अलग थे, सबने हाथ उठाए ना ऊपर, सबने हाथ उठाए, तो वहां उसको हम क्या मानेंगे, बहुवचन, क्योंकि सब लोगों ने अपनी राय दी। यदि किसी बुक का नाम हो, अगला पॉइंट देखिए 16वां, यदि किसी बुक का नाम हो, पत्रिका का नाम हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, है ना, तो ये प्लूरल होते हुए भी हमेशा एक वचन माने। किताब का नाम हुआ, अमेरिका एक 50 राज्यों का समूह है, लेकिन ये समूह होते भी हम इसको एक इकाई मान के चलेंगे, क्योंकि एक कंट्री ग्रुप में वो विख्यात है ना। हम अलग अलग स्टेट्स की बात नहीं करते, हम उसको एक देश ही मान के चलते, तो इकाई माना जाएगा। किताब हमेशा एक होगी, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हमेशा एक होगा, है ना। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको अभी बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबों के नाम देखो तो टेल्स ऑफ सिंहबाद, है ना, अरेबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस, गुलिवर ट्रेवल्स, के किताबों के नाम है, हमेशा क्रिया एक वचन ही रहती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन के कुछ विषय यानी सब्जेक्ट्स जो आते हैं, फिजिक्स, मैथ या इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आते हैं, तो सब्जेक्ट्स को हमेशा क्या माना जाता है, एक वचन। हाँ, दिखने में वो लगते हैं बहुवचन, फिजिक्स जैसे बोलते हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ मानते हैं, एस लगा हुआ, तो मैंने वो कहा था हम उसको हमेशा एक वचन ही मान के चलेंगे ना। तो ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रूल में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आप फर्स्ट रूल आपको देता वो तो मैंने जनरली बोल दिया, है ना। ये बात मान के चलना कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एक वचन ही रहते हैं। तो जैसे इनका आर्टिकल भी नहीं आता, जीरो आर्टिकल आता है। तो फिजिक्स इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये इनके साथ ऐसा लगता है कि यार बहुवचन होगा, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट हमेशा एक वचन ही रहते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है, किंतु वर्ब जो है वो सिंगुलर ही आते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे लगते हैं, अब दिखने में तो क्या लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन वो हमेशा एक वचन नहीं होगा। जब वेतन हो या समाचार हो, वो दिखने में बहुवचन लगते हैं, लेकिन बहुवचन नहीं होते, वो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं। यही तो चीजें समझने रहेगा ना कि हमें जो गलती हम कॉमन एरिया ग्रुप में जो करते हैं वो गलती यही तो है, इसी को तो आपको पकड़ना है। 19वां पॉइंट देखिए कि वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार आता है, यानी पूर्व जो दिया हुआ है उसके अनुसार आता है। यानी पहचान वाक्य के बीच प्राय हु, विच, हुम, दैट आदि के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट होता है। तो याद रहे, इसके अंदर जो क्रिया है वो हु, हुम, हुज, दैट जो शब्द दिए हुए इनको इनके पहले जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और क्रिया उसी के अनुसार ही आती है। यानी कि हु, हुम, विच, दैट, इनके पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है क्रिया हमेशा उसी के अनुसार ही आती है। जैसे इट इज आई हु, तो यहाँ पर हु से पहले आई दिया हो तो कर्ता जो है आई मान कर चलेंगे हमने। ही हैड ए डॉग विच डैश,
तो यहाँ पर जाना विच से पहले डॉग है, डॉग का एक वचन मान, डॉग एक वचन मान लो, क्रिया एक वचन अनुसार आएगी। द मैन whom I saw, अब yesterday was a thief, तो यहाँ पर द मैन यहाँ पे तो खैर बहुत ये पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस में तो इसका ज्यादा लफड़ा नहीं देता है ना। यहाँ पे वाज yesterday was a thief, तो आई द मैन हुम से पहले क्या मैन के अनुसार यहाँ पर वाज भरा जाएगा। द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू, तो यहाँ पर दैट से पहले क्या दिया स्टोरी, स्टोरी एक वचन है तो जो कर क्रिया वो किसके अनुसार आएगी, स्टोरी के अनुसार ही आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एंटीसीडेंट के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं 1900 पॉइंट में। अब देखते हैं 20 में अंग्रेजी के कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके बीच में एंड होते हैं। फ्रेजेस कह दो या इनको कंपाउंड नाउन कह दो, एक ही बात है। कंपाउंड वर्ड्स कह दो, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनको हमेशा एक वचन से, दाल बाटी चूरमा, भाई डिश का नाम है यार, ब्रेड एंड बटर डिश, जो अपने जनरली ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, है ना। स्लो एंड स्टडी, है ना, या अपने स्टोरी पढ़े उसका मोरल था कि धीमे और साथ चलने वाला अजीत था। तो ये एक्चुअल में क्या है कि फ्रेजेस हैं और इनके बीच एंड होता है, लेकिन फ्रेजेस को हमेशा एक वचन ही माना जाता है, ऐसे फ्रेजेस को। तो ये सारे एक वचन ही रहते हैं हमेशा, कंपाउंड वर्ड्स माने जाते हैं इनको, कंपाउंड वर्ड्स हमेशा एक वचन ही रहता है। तो ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, विंस द रेस, टाइम एंड टाइट, वेट्स फॉर नन, समय और टाइट जो होते हैं ज्वार भाटे वगैरह, ये किसी का इंतजार नहीं करते, नहीं बुरा समय कभी किसी इंतजार नहीं करता मेरी नजर में। तो राइस चक्री डिश का नाम है ना, फिश एंड राइस जिसका नाम है, दाल बाटी एंड चूरमा, तो ये सब डिशेज के नेम है। डिशेज का नाम होगा वहां पे हमेशा एक वचन क्रिया रहती है। 21वां पॉइंट देखिए बच्चों, जब प्लूरल नाउन से पहले कोई निश्चित संख्या यानी कि कोई संख्या अगर दे रखी हो, संख्या को हमेशा सिंपल सी बात बता दूं, कोई भी संख्या है उसको हमेशा एक वचन मान के चलिए, समस्या नहीं होगी। बस सीधी सी सिंपल सी बात है कि संख्या जो है वो हमेशा क्या रहती है, एक वचन ही रहती है, बस बात खत्म। 5 किलोमीटर हो चाहे 100 पैसे हो, कुछ भी हो, है ना, 500 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, वो हमेशा क्या रहता है, एक वचन ही रहता है। चलिए बच्चों, अगला रूल है 22वां रूल। यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रेपोजिशन हो तो उस प्रेपोजिशन के पहले जो शब्द होता है क्रिया हमेशा उसके अनुसार आती है। आई बात सुनने, यानी वाक्य में अगर प्रेपोजिशन दे रखी हो तो उसके बाद क्या दे रखा हो, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको क्या दे रखा है ना, जो भी शब्द दे रखा है क्रिया हमेशा उसके अनुसार ही आती है। जैसे द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे दिया, ऑफ से पहले जो आपका जो नाउन है क्रिया हमेशा उसके अनुसार भरनी है आपको। आगे बात समझ में, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ से पहले स्टूडेंट्स बहुवचन है तो क्रिया भी किसके अनुसार आएगी, बहुवचन के अनुसार आएगी। ए बुक ऑफ कोटेशंस, है ना, तो ऑफ से पहले बुक के एक वचन है तो क्रिया भी किसके अनुसार आएगी बच्चों, एक वचन के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी, एक वचन के अनुसार। तो प्रेपोजिशन अगर दे रखी हो तो उसमें प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको क्या करनी है, क्रिया भरनी है। नाउन या प्रनाउन जो प्रेपोजिशन से पहले होगा क्रिया हमेशा उसके अनुसार भरनी है आपको। आगे ना बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं मेरे लाडलों, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो आप, अच्छी मेहनत कर रहे हो, है ना। यदि वाक्य जिरंड या इन्फिनेटिव से शुरू होते हो, है ना, तो उसमें जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। क्या रहता है, अगर वाक्य में जिरंड हो या वाक्य में क्या हो, इन्फिनेटिव हो। जिरंड का मतलब क्रिया का वो रूप जिसको हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो हमेशा एक वचन ही मानी जाती है। आगे बात समझे, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम 2 यानी कि इन्फिनिटी को 2 कहा जाता है, तो 2 प्लस जो वर्ब है उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ये एक तरह से एक एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव हमेशा क्या माना जाता है, एक वचन ही माना जाता है, नाउन के रूप में प्रयोग होगा वो।
है ना। देखिए प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड, तो प्लकिंग फ्लावर्स है ना, ये प्लकिंग जो है ये जिरंड है ना। पार्किंग क्या है, जिरंड है, क्योंकि वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है ना। लेकिन ये किसके रूप में प्रयोग हो रही है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है। इसको, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं, है ना। टीचिंग भी यहाँ पर क्या है, वर्ब है, लेकिन किस रूप में है, जिरंड के रूप में है। तो क्या मानी जाएगी, हमेशा एक क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट माना जाएगा। ऐसा सब्जेक्ट एक वचन माना जाता है। टू किल एनिमल्स, यहाँ पे टू किल हो गया, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। टू ओबे, ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। और टू टॉर्चर, ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटिव। तो जहाँ पे जिरंड और इन्फिनिटिव होगा हम उसको क्या मान के चलेंगे, हमेशा एक वचन ही मान के चलेंगे। यानी कि जहाँ पे जिरंड हो या इन्फिनिटिव हो वो हमेशा क्या रहेगा, एक वचन ही माना जाता है, और क्रिया भी एक वचन के अनुसार ही आएगी। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलों, बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग, शानदार। आगे नथिंग बट तथा इट के बाद हमेशा एक वचन क्रिया आती है। वाक्य में कहीं नथिंग बट दे रखा हो या इट दे रखा हो तो वो हमेशा क्या आती है, इट तो वैसे इंट्रोडक्टरी एडजेक्टिव है। नथिंग बट एनिमल्स, है ना, नथिंग बट एनिमल्स, नथिंग सिंगल, कोई भी नहीं दिखा वहां पे, तो मतलब कोई नहीं होता है, एक वचन हो गया ना। नथिंग बट बुक्स इज सोल्ड, तो कुछ भी नहीं था वहां पे किताबों के अलावा, तो कुछ भी नहीं था, मतलब बात से कुछ नहीं हो रहा, किताबों का नाम जिक्र तो बाद में है। इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट एक वचन माना जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों आपको, और ये तो बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हेयर से शब्द है ना, अगर हेयर अगर आता है संपूर्ण बालों से मतलब है जितने भी है, तो वो क्या माना जाएगा, एक वचन, है ना। तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर संपूर्ण बालों से नहीं हो, क्या हो, संपूर्ण बालों से नहीं हो, तो वो माना जाएगा बहुवचन। जैसे मान लो मेरी दाढ़ी है, इसमें कुछ 5-10 एक बाल क्या व्हाइट हो गई, ऐसी स्थिति में अगर मैं संपूर्ण की बात नहीं करें, कुछ सफेद या बालों की बात करूं, तो वो क्या माना जाएगा, बहुवचन माना जाएगा। अगर मैं संपूर्ण दाढ़ी की बात करूं जितनी भी है, या संपूर्ण बालों की बात करूंगा, तो एक वचन, एक इकाई हो गई। अगर मैं बात कुछ जैसे कुछ सफेद बाल, कुछ लाल बालों की बात करूंगा, तो वो क्या रहेगा, बहुवचन। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब आप संपूर्ण की बात करेंगे, समस्त की बात करेंगे, तो वो क्या माना जाएगा, एक इकाई, यानी कि उसको समवाचक संज्ञा बोल देंगे। एक इकाई होगा, तो क्रिया जो है एक वचन के अनुसार आएगी। आगे बात सुनने, जब एक इकाई के रूप में ना माना जाए, कुछ उनमें से कुछ की बात करें, तो वो क्या माना जाएगा, बहुवचन। जैसे ही जय लोगों के बाल लंबे, तो समस्त सारे बाल लंबे। ही जय आजकल इसके बाल घुंघराले, तो सचिन के जैसे घुंघराले थे, तो सारे घुंघराले थे ना। हर मैनी हेयर्स आर व्हाइट, जैसे मेरे बहुत से बाल क्या हो गए, व्हाइट हो गए, तो सारे तो नहीं हुए ना, समस्त की बात नहीं हो रही, कुछ की बात हो रही है। हर सम हेयर्स ब्लैक, कुछ बाल काले हैं, कुछ, तो बात यहाँ पे कुछ फ्यू तो बहुवचन माना जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, कि ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। किसके बाद, अ नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग द रेस्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वर एडमिटेड टू स्कूल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। तो ए नंबर ऑफ जहां मिले वहां पर हमेशा किसकी क्रिया कौन सी आएगी, बहुवचन की आएगी। ए नंबर ऑफ बहुवचन होगा, लेकिन अगर ए की जगह क्या दिया हो, द, तो वो सिंगुलर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो वहां क्रिया किसमें आएगी, एक वचन के अनुसार आएगी। जैसे ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टोलन, बुक्स नंबर ऑफ बुक्स आ गया, तो उसको हम बहुवचन मानेंगे। ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको बहुवचन मानेंगे। लार्ज नंबर ऑफ, बहुवचन, उसको बहुवचन मानेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बहुवचन। लेकिन अगर द नंबर ऑफ, दा दे रखा हो, द में से द नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स है कम डाउन, तो कहता है कि द नंबर ऑफ डिफॉल्ट, या ए नंबर ऑफ लगाया तो वो एक पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, बात ये है। अगर द नंबर लगाते तो ग्रुप में से एक की, हरेक की बात कर रहा है। बस अंतर केवल इतना हो जाता है कि एक ग्रुप हो गया, पूरा ग्रुप में हरेक की बात होगी, तो ग्रुप के अंदर बात करेंगे तो ग्रुप को पूरा बहुवचन माना जाता है। लेकिन अगर ग्रुप में से एक की बात करें, इंडिविजुअलिटी की बात करें, वही बात, यही एवरीबॉडी चक्कर है ना, ग्रुप में इंडिविजुअलिटी की बात करें, है ना,
इंडिविजुअलिटी की बात करें तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ग्रुप में अगर सर एक ग्रुप की बात करेंगे तो बहुवचन माना जाएगा, ग्रुप में छंटनी करेंगे तो क्या जाएगा, एक वचन होगा। बात सीधी सी है। तो द नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स हैज कम डाउन, द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6। तो यहाँ पर बात किताबों की संख्या की हो रही है ना, क्या संख्या तो एक, मैंने बताई दी आपको, हमेशा एक वचन होती है। अगर वाक्य में आपको वर्ब भरनी हो, वो मैंने शुरू में बताया था, अगर बी दे रखा है तो फिर आपको इज एम आर वाज वर हैज जो भी है वो लगाना है। आवश्यकता है जहाँ इज लगे वहाँ इज लगा देना, जहाँ एम लगे वहाँ एम लगा देना, जहाँ आर आए वहाँ आर लगा देना, वाज वर लगा देना। हैज एड वो उसी की मात्रा या उसी के अनुसार यूज होते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्लियर हो गया होगा या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो आप मुझे क्वेरीज भेज दें, आपको प्रश्नों के जवाब दे दी जाएंगे। तो आपने मुझे इतनी देर सुना, आगे भी आप सुनते रहें और आप मुझे लगातार सुनना चाहते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का समाधान करूंगा बच्चों। लगातार प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपको यह समस्या का समाधान करूँ, घर बैठे आपको पढ़ाऊँ, रात को भी काफी देर तक मेहनत करके आपके लिए करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।